जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीटीपीएससी फार्मासिस्ट का एग्जाम देने वाले तो ये आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, सोडियम के अवशोषण को बढ़ाना, ओआरएस को स्वादिष्ट बनाना या फिर जीवाणु वृद्धि को रोकना। तो ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो सोडियम के अवशोषण को बढ़ाना। क्या हो जाएगा? तो ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है? तो सोडियम के अवशोषण को बढ़ाना, याद रखेंगे। अगला है, बीसीजी टीका किस बीमारी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? डिप्थीरिया, डीवी, काली खांसी या फिर टेटनस। तो बीसीजी टीका किस बीमारी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो बीसीजी टीका जो है ये टीबी हो जाएगा। क्या होगा? तो राइट आंसर टीबी हो जाएगा। और आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो वीडियो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम आपके लिए मेहनत कर सकें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्पाले की विशेषता है? यह बार बार उपयोग के लिए होता है, यह केवल सिंगल डोज कंटेनर है, इसे रबर क्लोजर से सील किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्पाले की विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये क्या हो जाएगा? तो यह केवल सिंगल डोज कंटेनर है। क्या? तो यह केवल सिंगल डोज कंटेनर है। चौथा प्रश्न है, कैप्सूल के निर्माण में जिलेटिन का मुख्य स्रोत क्या है? पौधे कार्य, पशु कोलेजन, सिंथेटिक पॉलीमर या फिर खनिज। तो कैप्सूल के निर्माण में जिलेटिन का मुख्य स्रोत क्या है? कैप्सूल के निर्माण में जिलेटिन का मुख्य स्रोत जो हो जाएगा ये क्या होगा? तो पशु कोलेजन हो जाएगा। क्या? तो पशु कोलेजन राइट आंसर होगा। इमल्सन में ग्लोब्यूल्स के आकार को कम करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कोलाइड मिल, बॉल मिल, हैमर मिल या फिर फ्लूइड एनर्जी मिल। तो इमल्सन में ग्लोब्यूल्स के आकार को कम करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये कोलाइड मिल हो जाएगा। क्या? तो कोलाइड मिल यहां पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा घुलनशील टैबलेट का उदाहरण है? एस्प्रिन टैबलेट, एफजेसन टैबलेट, सस्टेन रिलीज टैबलेट या फिर कोटेड टैबलेट। तो निम्नलिखित में से कौन सा घुलनशील टैबलेट का उदाहरण है? घुलनशील टैबलेट का जो उदाहरण हो जाएगा ये सही उत्तर होगा एफजेसन टैबलेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई ड्रॉप्स को कैसे होना अनिवार्य है? आइसोटोनिक और बांझ, हाइपरटोनिक और रंगीन, अम्लीय और गाढ़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आई ड्रॉप्स को कैसे होना अनिवार्य है? कैसे होना अनिवार्य है? तो आइसोटोनिक और बांझ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन इंजेक्शन को किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस से कम, 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस से 25, कमरे के सामान्य तापमान पर। तो इंसुलिन इंजेक्शन को किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, पॉल एरलिच। तो कमेंट कीजिए और जल्दी सही उत्तर बताइए कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड,
मिथाइल सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, पैरा अमीनो फिनोल। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। क्या? तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैरासीटामॉल का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटी मलेरियल, एंटी हाइपरटेसिव। तो पैरासीटामॉल का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? तो याद रखेंगे एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंक्स मुख्य रूप से किसके उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? पेट दर्द, खांसी, त्वचा संक्रमण, बुखार। तो लिंक्स मुख्य रूप से किसके उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? किसके उपचार के लिए? तो खांसी के लिए। किसके लिए? याद रखेंगे कफ यानी खांसी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, एथिलीन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा गैस स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका जो होने वाला है ये भी हो जाएगा, यानी एथिलीन ऑक्साइड। क्या? तो एथिलीन ऑक्साइड हो जाएगा। टिंचर बनाने में मुख्य विलायक क्या होता है? पानी, अल्कोहल, ग्लिसरीन या फिर एसीटोन। टिंचर बनाने में मुख्य विलायक क्या होता है? टिंचर बनाने में मुख्य विलायक की बात करेंगे तो ये अल्कोहल हो जाएगा। क्या? तो अल्कोहल राइट आंसर होगा। सपोजिटरी रेस के रूप में सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? कोको, बटर, स्टार्च, लिक्विड, पैराफिन, मोम। तो सपोजिटरी रेस के रूप में सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कोको बटर। क्या हो जाएगा? तो कोको बटर राइट आंसर हो जाएगा। एट्रोपिन का एंटीडोट क्या है? फाइसोस्टेगमाइन, नैलोक्सोन, प्रालिडॉक्सिम, हेपरिन। तो एट्रोपिन का एंटीडोट क्या है? एट्रोपिन का एंटीडोट की बात करेंगे ये क्या हो जाएगा? तो ये फाइसोवाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो फाइसोस्टेगमाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिजॉक्सिन दवा का मुख्य उपयोग किस बीमारी में होता है? अस्थमा, कंजेटिव हार्ट फेल्योर, मधुमेह, कुष्ठ रोग। तो डिजॉक्सिन दवा का मुख्य उपयोग किस बीमारी में होता है? डिजॉक्सिन दवा का मुख्य उपयोग किस बीमारी में होता है? तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक लूप ड्यूरेटिक है? हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, फ्यूरोसेमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, मैनिटोल। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक लूप ड्यूरेटिक है? लूप ड्यूरेटिक की बात करेंगे तो ये फ्यूरोसेमाइड हो जाएगा। क्या? तो फ्यूरोसेमाइड हो जाएगा। प्रश्न है, पेनिसिलिन का सबसे गंभीर प्रतिकूल प्रभाव क्या है? दस्त, एनाफिलेक्टिक शॉक, सिरदर्द, मतली। तो पेनिसिलिन का सबसे गंभीर प्रतिकूल जो प्रभाव होगा ये हो जाएगा क्या? तो याद रखेंगे एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाएगा। प्रश्न है, लोपिरामाइड दवा का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो लोपिरामाइड का जो उपयोग किया जाता है किस स्थिति के लिए किया जाता है? तो दस्त के लिए। किसके लिए? तो दस्त के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव दवा गर्भावस्था में सुरक्षित मानी जाती है? कैप्टोप्रिल, मिथाइल डोपा, लोसार्टन, एटनोलोल। तो निम्नलिखित में से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव दवा गर्भावस्था में सुरक्षित मानी जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिथाइल डोपा, इसका सही उत्तर होगा। हेपरिन की ओवरडोज को बेअसर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रोटामाइन सल्फेट, विटामिन की, अट्रोपिन, कैल्शियम, ग्लूकोनेट। तो हेपरिन के ओवरडोज को बेअसर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो प्रोटामाइन सल्फेट राइट आंसर हो जाएगा। ओपियोइड विषाक्तता के लिए विशिष्ट एंटीडोट कौन सा है? ओपियोइड विषाक्तता के लिए विशिष्ट एंटीडोट कौन सा है? नैलोक्सोन, फ्लोमाजेनिल, एट्रोपिन, एक्टिवेटेड चारकोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये नैलोक्सोन हो जाएगा। क्या? तो नैलोक्सोन इसका राइट आंसर होगा। टेट्रासाइक्लिन का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? दांतों का मलबनीकरण, अंधापन, बहरापन, बाल झड़ना। टेट्रासाइक्लिन का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? टेट्रासाइक्लिन का मुख्य दुष्प्रभाव हो जाएगा दांतों का मलिनीकरण। क्या? तो दांतों का मलिनीकरण सही उत्तर होगा। मेटफॉर्मिन किस वर्ग की दवा है? सल्फोनिलूरिया, बागुआनाइड, अल्फा ग्लूकोसिडेस अवरोधक, इंसुलिन एनालॉग। तो मेटफॉर्मिन किस वर्ग की दवा है? मेटफॉर्मिन की जब बात होगी तो ये क्या हो जाएगा? तो वागुआनाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा मलेरिया के इलाज में उपयोग की जाती है? क्लोरोक्विन, ओमेप्राजोल, एम्पिसिलिन, पैरासीटामोल। तो निम्नलिखित में से कौन सी दवा मलेरिया के इलाज में उपयोग की जाती है?
मलेरिया के इलाज में क्लोरोक्विन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दवा मलेरिया के इलाज में उपयोग की जाती है? तो क्लोरोक्विन। एस्प्रिन को खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए? या गैस्ट्रिक अल्सर रक्तस्राव पैदा कर सकती है, या अवशोषित नहीं होती, या उल्टी पैदा करती, या चक्कर लाती है। तो एस्प्रिन को खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए? एस्प्रिन को खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा यह गैस्ट्रिक अल्सर रक्तस्राव पैदा कर सकती है। रेनिटेडिन किस श्रेणी की दवा है? H2 रिसेप्टर प्रतिपक्षी, प्रोटॉन पंप अवरोधक, एंटासिड, एंटी कोलिनर्जिक पूछा गया तो एंटी कोलिनर्जिक। बताइए कि रेनिटेडिन किस श्रेणी की दवा है? रेनिटेडिन की बात करेंगे तो ये H2 रिसेप्टर प्रतिपक्षी है। क्या है? तो H2 रिसेप्टर प्रतिपक्षी हो जाएगा। बात होगी सी प्रोफोलॉक्सिन क्या है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, फ्लोरोक्विनोलोल, पेनिसिलिन डेरिवेटिव, अमीनोग्लाइकोसाइड। सी प्रोफ्लॉक्सासिन पूछा गया। सी प्रोफ्लॉक्सासिन क्या है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्लोरोक्विनोलोल हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में दवाओं के चयापचय का मुख्य अंग कौन सा है? गुर्दा, यकृत, फेफड़े, पेट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिनकोना की छाल से कौन सा मुख्य एल्कलॉइड प्राप्त होता है? मार्फिन, कुनैन, एट्रोपिन, कैफिन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो कुनैन हो जाएगा। सिलिकोना की छाल से कौन सा मुख्य एल्कलॉइड प्राप्त होता है? तो कुनैन होगा। डिजिटैलिस की पत्तियां मुख्य रूप से किस तंत्र को प्रभावित करती हैं? श्वसन तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये कार्डियोवैस्कुलर तंत्र हो जाएगा। इस बगोल का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? कसैला, रेचक, एंटीपायरेटिक, सामक। तो इस बगोल का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर रेचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, लौंग के तेल का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? यूजेनॉल, मेथनॉल, सिनेओल, साइट्रॉल। तो लौंग के तेल का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? लौंग के तेल का मुख्य रासायनिक घटक हो जाएगा यूजेनॉल। क्या हो जाएगा? तो यूजेनॉल हो जाएगा। किस पौधे से प्राप्त होता है? क्या? तो मॉर्फिन। मॉर्फिन किस पौधे से प्राप्त होता है? अफीम, धतूरा, सोना या फिर भांग। तो बताइए कि मॉर्फिन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ये अफीम हो जाएगा। क्या? तो अफीम हो जाएगा। विनका पौधे से प्राप्त होने वाली दवाओं का उपयोग किस बीमारी में होता है? मलेरिया, कैंसर, कुष्ठ रोग या फिर उच्च रक्तचाप। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है ये कैंसर हो जाएगा। क्या? तो कैंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग सेना दवा का मुख्य स्रोत है? जड़, पत्तियां, छाल या फिर फल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पत्तियां। क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग सेना दवा का मुख्य स्रोत है? तो पत्तियां हो जाएगा। रोल्फिया यानी सर्पगंधा का मुख्य उपयोग क्या है? एंटी हाइपरटेसिव यानी कि रक्तचाप कम करना, एंटीबायोटिक, दर्द निवारक, कफ सिरप। तो क्या पूछा गया? रोवोल्फिया। क्या होगा राइट आंसर? तो हो जाएगा एंटी हाइपरटेसिव है। क्या? तो एंटी हाइपरटेसिव। हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त राल है? पत्तियों से, जड़ों से, रिसाव, फलों से, या फिर फूलों से। तो हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त राल है? क्या होगा? तो यह ऑप्शन हो जाएगा। क्या? तो हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त राल है? क्या होगा? तो ये हो जाएगा किससे? तो जड़ों से, रिसाव। क्या? तो जड़ों से रिसाव। तुलसी की पत्तियों में कौन सा मुख्य वाष्पशील तेल पाया जाता है? लिमोनेल, यूजेनॉल, पिपरिन, थाइमोल। तुलसी की पत्तियों में कौन सा मुख्य वाष्पशील तेल पाया जाता है? कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यूजेनॉल। क्या होगा? तो यूजेनॉल सही उत्तर होगा। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पेप्टाइड, लिपिड, विटामिन। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या है? तो ये प्रोटीन पेप्टाइड हो जाएगा। क्या? तो प्रोटीन पेप्टाइड। मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, वेरेवेरिस, स्कर्वी या फिर रतौंधी। तो मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये क्या हो जाएगा? तो सी से स्कर्वी, बी से वेरी वेरी, ए से रतौंधी, डी से रिकेट्स। तो इस प्रकार याद रखेंगे।
रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के हो जाएगा। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस बीमारी का संकेत है? पीलिया, डायबिटीज, मिलेटस, किडनी फेल्योर, उच्च रक्तचाप। तो मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस बीमारी का संकेत है? किस बीमारी का संकेत है? तो राइट आंसर हो जाएगा डायबिटीज मिलेटस, इसका सही उत्तर होगा। फार्मेसी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो फार्मेसी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1948 में। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत शेड्यूल एच किससे संबंधित है? नशीली दवाओं की सूची, केवल डॉक्टर के पर्चे पर दी जाने वाली दवा, जेनेरिक दवाओं की सूची, जैविक उत्पादों की मानक। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत शेड्यूल एच किससे संबंधित है? शेड्यूल एच की बात करेंगे तो यह राइट आंसर हो जाएगा केवल डॉक्टर के पर्चे पर दी जाने वाली दवा। भारत में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कितने वर्षों में होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 10 वर्ष? भारत में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कितने वर्षों में होता है? तो 5 वर्ष हो जाएगा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अनुसार शेड्यूल एक्स में कौन सी दवाएं आती हैं? तो शेड्यूल एक्स की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो सही उत्तर होगा नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ हो जाएगा। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान 7.4 होगा, आसान है। आज का अंतिम प्रश्न, एलिसा टेस्ट मुख्य रूप से किस बीमारी के निदान के लिए किया जाता है? कौन सी बीमारी? तो एड्स हो जाएगा। दोस्तों 50 प्रश्न थे, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा। कितने प्रश्न आपसे सही हुए जरूर कमेंट करके बताएं। और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।